मेरे प्रिय साथियों, आज के इस क्लास में हम हिंदी व्याकरण में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हैं, समास। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। समास के बारे में जानेंगे कि समास होता क्या है और समास को कितने भागों में बांटा गया है, या कहें समास के कितने भेद हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि समास होता क्या है। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ बाबू याद रखिएगा, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है, या आप कह सकते हैं संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप या संक्षिप्त होता है। अब हम बात करते हैं कि ये समास होता क्या है। तो देखिए, समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्द। अब कहे के मतलब ये है कि सार्थक शब्द होता क्या है। तो सार्थक शब्द जिससे कुछ अर्थ निकले, जिस शब्द से कुछ अर्थ निकलता है तो वो आपको सार्थक शब्द कहलाता है। तो इसमें समास में दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर नए शब्द बनाएंगे और उन्हीं नए शब्द को हम समास कहेंगे। परिभाषा आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। समास समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द है। समास क्या है? समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने नए शब्द है। जैसे कि अगर बात करें, जैसे में आपको गंगा जल, इसको अगर हम बाड़ा रूप में विग्रह करें तो गंगा का जल अगर हम ना कह करके इसको संक्षिप्त में करें, छोटा रूप में बोलें, तो सीधे हम डायरेक्ट कैसे बोलते हैं? गंगा जल। क्या बोलते हैं? गंगा जल। यानी कि बड़ा रूप ना कह करके हम छोटा रूप में हम कह देते हैं गंगा जल। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे घर में पूजा पाठ सत्यनारायण का कथा कराया जा रहा है और उसमें गंगा जल का ज़रूरत पड़ गया, तो हम लोग क्या कहते हैं? गंगा का जल लाइए, या तो हम कहते हैं डायरेक्ट गंगा जल लाइए। पंडित जी ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? गंगा जल लाइए, गंगा जल चढ़ाइए। आप ये सुने होंगे गंगा जल, यानी कि इसका संक्षिप्त रूप हो गया। बड़ा रूप विग्रह अगर करें, गंगा का जल। किसका जल? गंगा का जल। महापुरुष, इसको अगर आप विग्रह करें तो महान है जो पुरुष निकलेगा, महान है जो पुरुष। उसी तरह से रोग मुक्त, किससे मुक्त? तो रोग से मुक्त। किससे मुक्त? रोग से मुक्त। ठीक उसी प्रकार के रसोई घर, और रसोई घर को आप अगर विग्रह करें तो किसके लिए घर है? तो रसोई के लिए घर है। किसके लिए घर है बाबू? तो रसोई के लिए घर है। देखिए, समास हमने जाना कि समास होता क्या है, तो हमने आपको क्या बताया? समास दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से बने नए शब्द है। और समास का हम उदाहरण आपको बताएं, गंगा जल, महापुरुष, रोगमुक्त, रसोई घर। अब याद रखिएगा, कोई भी समास में आपको अगर आप उदाहरण दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि समास में दो पद होते हैं। समास में कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। याद रखिएगा, वो पहला पद को हम बोलते हैं पूर्व पद, या इसको हम प्रथम पद कहते हैं। दूसरा पद को द्वितीय पद, या इसको हम उत्तर पद कहते हैं। समास में आपको दो पद दिखने को मिलेंगे। समास में कितने पद देखने को मिलेंगे? दो पद। एक आपको पूर्व पद और एक आपको उत्तर पद। जो पहले आएगा उसको पूर्व पद, जो बाद में आएगा उसे उत्तर पद बोलेंगे। जैसे कि मान के चलिए, देखिए हमारा नाम ही ले लीजिए, राजू कृष्णा। इसमें आपको दो पद दिखाई देंगे, एक राजू और एक कृष्णा। तो सबसे पहले कौन आ रहा है? राजू आ रहा है। तो राजू पूर्व पद हो गया और कृष्णा वो उत्तर पद हो गया। या इसको आप पूर्व पद न कह के प्रथम पद कह सकते हैं, इसको द्वितीय पद या दूसरा पद कह सकते हैं। तो समास में दो पद दिखने को मिलेंगे, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। अब बात करते हैं समास के कितने भेद होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको बोलना है कि समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा दिग्गु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा बहुब्रीहि समास, छठा अव्ययी भाव समास।
अब ये होता क्या है, इसका परिभाषा के बारे में जानते हैं, क्योंकि इन्हीं से तो आपको 6 जो दिखाई दे रहा है, इन्हीं से तो आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जबले अगर हम इसको हम नहीं जानेंगे अच्छी तरह से, तो हमें जो है परीक्षा में क्वेश्चन जो है न बन पाएगा। तो इसको हम एक एक करके परिभाषा जो है जानते हैं, और साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि इसका पहचानने का तरीका क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं तत्पुरुष समास का। किसका? तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष समास होता क्या है? तो तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है, हमने क्या बताया? हमने बताया कि समास के 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहला पद को पूर्व पद और दूसरा पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास में कितने पद देखने को मिलेंगे? 2 पद, पूर्व पद और उत्तर पद। अब ये तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में दूसरा पद जो है प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। याद रखिएगा, तत्पुरुष समास में जो है कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप लोग सुने होंगे कर्ता कारक, कर्म कारक के नाम सुने होंगे कारक का। अगर आप कारक पढ़े हैं तो, अगर नहीं पढ़े हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपको हम कारक पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसमें जो है तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्ह होता है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि उसमें से जो है 2 कारक को नहीं लिया जाता है चिन्ह को। इसमें कौन कौन? तो याद रखना है, कर्ता और संबोधन चिन्ह का प्रयोग इसमें नहीं होता है, बाकी चिन्ह जो है आपको इसमें प्रयोग होता है। तो याद रखना है, इसमें कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। और ये भी याद रखना है, तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद जो है प्रधान होता है। पहचान की अगर बात करें तो आपको जो है समास में देखने को मिलेंगे, अगर आप विग्रह कीजिएगा तो विग्रह में देखने को मिलेंगे का, या आपको की, को, के लिए, से, में, पर। अगर ऐसा चिन्ह जो है आपको दिखाई देता है तो आपको समझना है कि वो कौन सा समास है। डायरेक्ट बोल देना है कि वो समास जो है तत्पुरुष समास होगा। कौन समास? तत्पुरुष समास, क्योंकि जो है तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। समझ में आया? उदाहरण की अगर बात करें तो परीक्षा भवन, हम आपसे पूछें किसके लिए भवन, तो परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा के लिए भवन। अब देखिए यहाँ हम आपको बताएं पहचान कि अगर आपको का दिखे, की दिखे, या को, के लिए, या से, में, पर, अगर ऐसा चिन्ह आपको अगर दिखाई देता है तो आपको समझना है कि वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, परीक्षा भवन, तो किसके लिए भवन? परीक्षा के लिए भवन। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? के लिए। तो अगर आपको ऐसा दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वो तत्पुरुष समास है। चलिए दूसरा ले लेते हैं उदाहरण। यहाँ पर देखिए पाप मुक्त, पाप मुक्त। आप किससे छुटकारा पा रहे हैं? किससे मुक्त हो रहे हैं? पाप से, यानी पाप से मुक्त, यानी पाप से मुक्त। अब देखिए इसमें जो है से आ रहा है। हमने पहचान में यहाँ पर देखिए बताए थे कि अगर से दिखे तो समझ जाना है कि वो कौन सा समास है। तो ये तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पाप से मुक्त, यानी से यहाँ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पहचानने का तरीका कहा है? से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जिसमें हमने आपको बार बार कह रहे हैं, जिसमें आपको जो है का, की, को, के लिए, से, में, पर दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वो तत्पुरुष समास है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो है राजपुत्र, किसका पुत्र? राजपुत्र, यानी राजा का पुत्र। किसका पुत्र? राजा का पुत्र। आप देखिए ना, यहाँ पर आपको का दिखाई दे रहा है। का दिखाई दे रहा है? का। तो समझ जाना है कि ये जो है आपको तत्पुरुष समास है। यहाँ पर आप बीती, किस पर बीती? आप बीती, यानी आप पर बीती। किस पर बीती? आप पर बीती। तो यहाँ पर देखिए पर दिखाई दे रहा है। पर हमने आपको बताया पहचान में, अगर पर दिखाई देता है तो तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर देखिए अगर आप बाड़ा रूप में बोलते हैं चिड़िया को मार, क्या बोलते हैं? चिड़िया को मार। चिड़िया को मार ना बोल करके सीधे बोल सकते हैं, डायरेक्ट बोल सकते हैं चिड़ी मार। क्या मार? चिड़ी मार। यहाँ पर देखिए चिड़ी मार,
चिड़ी मार को जो है आप अगर विग्रह करते हैं तो चिड़िया को मार, यानी कि यहाँ पर को दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। चलिए अब दूसरा समास जो है वो है कर्मधारय समास। अब एक कर्मधारय समास होता क्या है? तो कर्मधारय समास में पहला पद जो है क्या होता है? विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? विशेषण, यानी जिसको विशेषता बताए, यानी खासियत बताए। ठीक है, विशेषण यानी समझना है, अगर पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष है जिसको विशेषता बताया जा रहा है, तो आपको ऐसे कंडीशन में जो है आपको क्या समझना है कि एक कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। इसमें एक पद जो है दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता, यानी खासियत बताता है ना। तो आपको ऐसे समास को हम कर्मधारय समास कहते हैं। और कर्मधारय समास का पहचान अगर बात करें तो पहचान में आपको है जो दिखे या के समान दिखे या तथा रूपी दिखे, तो आपको समझना है कि ये जो समास जो है कर्मधारय समास है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में नील कमल, नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पर देखिए अगर विग्रह कीजिएगा तो है जो आ रहा है, तो अगर है जो आ रहा है तो समझना है कि वो कर्मधारय समास है। नील कमल यानी नीला है जो कमल। यहाँ पर देखिए ध्यान से, नीला जो है आपको विशेषण है और किसका विशेषता बता रहा है? तो आपको समझना है यहाँ पर कमल के विशेष बता रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कमल जो है विशेष हो गया। कमल के विशेषता बताया जा रहा है कि कमल जो है नीला है। समझ में आया? तो ये हमारा था कर्मधारय समास। चलिए और उदाहरण समझते हैं। महात्मा, महात्मा इसको अगर विग्रह कीजिएगा तो महान है जो आत्मा, यानी कि यहाँ पर है जो दिखाई दे रहा है, तो ऐसे समास को कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, यहाँ पर जैसा दिखाई दे रहा है, तो आपको समझना है, पहचान में याद रखिएगा, अगर जैसा भी अगर आपको दिखाई देता है तो समझना है कि वो जो है कर्मधारय समास है। यहाँ पर महापुरुष है तो महान है जो पुरुष, अगर विग्रह कीजिएगा तो है जो दिखाई दे रहा है, तो ये जो है आपको कर्मधारय समास समझना है अगर है जो दिखाई देता है तो। भाव सागर यानी भाव रूपी सागर, यहाँ पर देखिए विग्रह करने पर रूपी दिखाई दे रहा है और हमने आपको बताया भी है कि पहचान में है जो के समान या तथा रूपी दिखाई दे या जैसे दिखाई दे, वो आपको समझना है कि वो कर्मधारय समास है। यहाँ पर महापुरुष है तो महान है जो पुरुष दिखाई दिया, यानी है जो यहाँ दिखाई दिया, तो हम समझ गए कि कर्मधारय समास है। भाव सागर, भाव रूपी सागर, यहाँ रूपी दिखाई दिया तो हम समझेंगे कि कर्मधारय समास है। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर, यहाँ है जो दिखाई दे रहा है विग्रह करने पर, विग्रह यानी कि तोड़ने पर दिखाई दे रहा है, तो ये आपको जो है कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। चलिए अब नेक्स्ट समास को हम देखते हैं। चलिए तीसरा समास जो है वो है आपको द्विगु समास। अब ये द्विगु समास होता क्या है? तो द्विगु समास का पहला पद जो होगा वो संख्या होगा, यानी संख्यावाची होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद आपको प्रधान होगा, तो ऐसे में आपको समझना है कि वो द्विगु समास है। इसका ये परिभाषा है। परिभाषा क्या है कि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। आप कह सकते हैं द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची होता है, या आप कह सकते हैं कि इसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान होगा। अगर आपको कहीं भी संख्या दिखे तो आपको समझना है कि वो द्विगु समास है। यहाँ पर उदाहरण हम लेकर के समझते हैं। देखिए चौराहा, यानी कि पहला पद जो है आपको संख्या आ रहा है, क्या आ रहा है? चौ यानी चार, चौराहा, यानी इसमें जो है चौराहा यानी चार राहों, रास्ता, मार्ग के बारे में बता रहा है, यानी चार राहों का समूह है। यहाँ देखिए सप्ताह, सप्ताह यानी सप्ताह, यानी सप्ताह दिखाई दे रहा है, यानी कि इसमें जो है सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो यानी यहाँ पर पहला पद जो है 7 यानी संख्यावाची दिखाई दे रहा है, तो संख्या है तो द्विगु है, तो यहाँ पर 7
दिनों का समूह हो गया। तिरंगा, तिरंगा यानी ती आया यानी तीन, यानी संख्या, पहला पद जो है संख्या है और दूसरा पद बता रहा है प्रधान किसके बारे में बता रहा है, रंग के बारे में, यानी तिरंगा यानी तीन रंगा, तीन रंगों का समूह यहाँ दिखाई दे रहा है। त्रिकोण, त्रिकोण यानी तीन कोनों का समूह दिखाई दे रहा है। चलिए चौथा जो है आपको समास वो है द्वंद्व समास। अब ये द्वंद्व समास होता क्या है, तो द्वंद्व समास में दो पदों की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। जितना पहला पद महत्व है उतना दूसरा पद भी महत्व इनमें दिया जाता है, याद रखिएगा। इसका पहचान है विग्रह करने पर और या तो या आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसमें हमने आपको क्या बताया, इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है और आपको याद रखना है इसको पहचानने के लिए कि दोनों पदों के बीच जो होगा ना, दोनों पदों के बीच जो है आपको योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। उसमें योजक चिन्ह बोले तो हाइफन, यानी कि यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है योजक चिन्ह का इस तरह से संकेत होता है, याद रखिएगा। अगर ए चिन्ह जो है आपको दिखाई देता है तो आपको समझना है कि वो द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, योजक चिन्ह लगा होता है। और पहचान याद रखिएगा, अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो और लगा रहेगा। जैसे देखिए उदाहरण में, जैसे में यहाँ पर देखिए माता पिता, माता पिता में इसको देखिए डायरेक्ट अगर आप जो है इसको पहचानने के लिए अगर एक ट्रिक की अगर बात करें तो आपको ये समझ जाना है कि अगर हाइफन दिखाई दे, योजक चिन्ह दिखाई दे तो समझ जाना है कि वो द्वंद्व समास है। जैसे देखिए यहाँ पर माता पिता, माता पिता के बीच में जो है योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो हम समझ जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। अगर इसको हम विग्रह करें तो माता और पिता, और आपको पहचान भी दिखाई दे रहा है तो आपको समझना है कि वो द्वंद्व समास है। ठीक उसी प्रकार राधा कृष्ण, राधा कृष्ण के बीच में देखिए योजक चिन्ह आ रहा है, अगर इसको हम विग्रह करें तो राधा और कृष्ण, और भी पहचान आ रहा है तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। सुख दुख, भाई बहन, हंसी खुशी, ये सारा जो है बहुत सारे जो हैं उदाहरण हैं जो आपको द्वंद्व समास होता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब जो है हम बात करते हैं, पांचवा है बहुब्रीहि समास। अब ये बहुब्रीहि समास होता क्या है, तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद अपना अर्थ छोड़ देगा, दोनों पद जो है अपना अर्थ छोड़ करके तीसरा के बारे में बताएगा, तीसरा के बारे में इशारा करेगा, तीसरा की ओर संकेत करेगा, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। देखिए यहाँ पर आपको अगर बहुब्रीहि समास पूछा जाए बहुब्रीहि समास का परिभाषा क्या है, तो आप बोलिएगा कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे पद की ओर संकेत या इशारा करता है, ऐसे समास को हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। पहचान क्या है, पहचान में आपको अगर विग्रह करने पर है जिसका दिखाई दे, है जिसकी, जो है जिसके, वाला वाले, अगर ऐसे जो हैं आपको पहचान दिखाई दे तो आपको समझना है कि वो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। अगर बात करें, अगर आपके नज़र में देवी देवताओं और पद का नाम आ रहा है तो समझना है कि वो बहुब्रीहि समास है। आपके नज़र में देवी देवताओं का नाम आ रहा है, जैसे आपका शंकर, विष्णु, कृष्णा, ऐसे आ रहे हैं पद की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अगर ऐसे पद भी दिखाई दे तो आपको समझना है कि वो कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। समझ में आया? उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए दशानन, आप कहिएगा कि यहाँ पर तो 10 यानी संख्या आ रहा है, तो संख्या आ रहा है तो ये तो द्विगु समास होगा। हमने आपको क्या बताया, बहुब्रीहि समास जो है दोनों पद अपना अर्थ छोड़ करके तीसरा के बारे में बताएगा, अर्थ बताएगा, तीसरा के बारे में अर्थ बताएगा। अगर अर्थ नहीं निकलता है तब द्विगु होगा, अर्थ ना निकले तब द्विगु, अगर अर्थ निकले तो द्वंद्व समास कहलाएगा। तो यानी कि यहाँ पर दशानन यानी 10
आनन, 10 मुख 10 सर जो है थे किसके थे? रावण का। यहाँ अर्थ निकल रहा है तो 10 है आनन जिसके, 10 है आनंद जिसके। यहाँ पर देखिए है जिसके भी आ रहा है तो आपको समझना है पहचान से भी कि ये जो है बहुब्रीहि समास है। यहाँ पर देखिए पीताम्बर, पीताम्बर में जो है पीला है अंबर, अंबर मतलब होता है कपड़ा वस्त्र होता है, पीला है अंबर जिसका, तो किसका है पीला अंबर है जिसका, यानी वस्त्र जो है पीला किनका है? तो कृष्ण भगवान का है। किनका है? कृष्ण भगवान का। यहाँ पर देखिए लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मतलब होता है का? पेट, और लंबा उदर यानी पेट लंबा किनका है? गणेश जी का। तीसरा अर्थ यानी तीसरा की ओर संकेत कर रहा है, तो ये आपको हो गया कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। ठीक उसी प्रकार देखिए चक्रपाणी, त्रिनेत्र, प्रधानमंत्री, महावीर इत्यादि जो है आपको जो ये हैं शब्द जो हैं बहुब्रीहि समास कहलाएंगे। और याद रखना है जहाँ पर कोई तीसरा अर्थ ना निकले वहाँ दिग्गु होगा, जहाँ पर कोई तीसरा अर्थ ना निकले वहाँ क्या होगा? दिग्गु समास होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए आपका अंतिम जो समास है छठा, वो आपको अव्ययी भाव समास है। अब ये अव्ययी भाव समास होता क्या है? तो अव्ययी भाव समास का पहला पद जो है प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास का पहला पद क्या होता है? प्रधान होता है, याद रखिएगा। याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा कि पहला पद जो होगा वो आपको उपसर्ग रहेगा। अगर उपसर्ग का प्रयोग किया जा रहा है तो आपको समझना है कि वो कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। चलिए पहचान देख लेते हैं। पहचान में आपको जो है शुरुआत में ही आपको उपसर्ग दिखाई देगा। यहाँ देखिए अगर यथा दिखाई दे, अनु दिखाई दे, आ, प्रति, भर, यावत, हर, ऐसे आपको जो है शब्द दिखाई देता है तो आपको समझना है कि वो अव्ययी भाव समास है। चलिए उदाहरण की अगर बात करें तो यहाँ देखिए यथाशक्ति, यहाँ पर देखिए आपको पहचान के अनुसार जो है यथा यहाँ आपको जो है दिखाई दे रहा है। तो यथा अगर दिखाई दे रहा है तो एक कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास हुआ? अव्ययी भाव समास। यहाँ पर देखिए ये शब्द में अनुकूल, यहाँ पर अनु दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अनु दिखाई दे रहा है। तो आपको कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर अनुरूप, यहाँ पर अनु दिखाई दिया, यहाँ पर भर पेट, यहाँ पर भर दिखाई दिया, देखिए यहाँ पर भर दिखाया, भर पेट, तो ये आपको कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, यहाँ पर प्रति दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए हमने आपको बताया था पहचान में अगर प्रति दिखाई देता है तो आपको अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार प्रतिज्ञा हो गया, हाथों हाथ हो गया। और एक बात और सुनिएगा, अगर कोई शब्द जो है रिपीट कर रहा हो, जिसका जो है पुनरावृत्ति हो रहा हो, रिपीट कर रहा हो, तो ऐसे को भी हम जो है कौन सा समास कहेंगे? याद रखना है अव्ययी भाव समास। जैसे हाथों हाथ, हाथों हाथ रिपीट कर रहा है, हाथों हाथ रिपीट कर रहा है ना, हाथों हाथ 2 बार आ रहा है, तो इसको हम कौन सा समास कहेंगे? अव्ययी भाव समास। उसी प्रकार घर घर, देखिए शब्द जो है रिपीट कर रहा है, तो ऐसे समास को हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। दिनों दिन, रातों रात, खटाखट, धीरे धीरे, हौले हौले, ये कौन सा समास होगा? ये समास होगा अव्ययी भाव समास। तो ये हम हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक शुरुआत किए थे समास, इसके बारे में हम बात किए, इसके बारे में हम जाने, और हम आशा है, विश्वास भी है कि आप जो है इसे जो है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।